हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। माय नेम इज़ हरमिंदर सिंह। जैसे कि आपको पता है, ये हमारी जो न्यू सीरीज़ है एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यूज़, तो इसमें हम हर बार एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे हम एमसीक्यूज़ जो हैं वो भी डिस्कस करते हैं, तो जिसके ज़रिए आपका जो वो टॉपिक है, वो कंसेप्ट है, वो क्लियर हो जाता है। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मिनरल्स एंड सोर्सेज। इससे रिलेटेड हम आज एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। और ये देखिए, इसके जो सब टॉपिक्स हैं वो हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं, इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स हैं कि कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करा जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की भी बात करेंगे। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं, जैसे जैसे हम एमसीक्यूज करेंगे तो आपको ये क्लियर होता जाएगा। विद आवर फर्स्ट, तो लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First statement is a mineral is a naturally occurring substance that has a definite chemical composition. Second statement is minerals are not evenly distributed over space. Third statement is minerals are concentrated in a particular area or rock formations. So which of the above statement is are correct? तो गाइज, अगर हम इन सभी स्टेटमेंट को डिस्कस करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये है, ए मिनरल इज ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस that has a definite chemical composition. So guys, this statement is correct. And second statement is minerals are not evenly distributed over space. This statement is correct and reason is क्योंकि ऑल ओवर द अर्थ जो हमारे ये जो मिनरल्स होते हैं ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है तो वो डिफरेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी। कहीं पर ये ज़्यादा है, कहीं पे कम है, किसी प्लेस पे कोई पर्टिकुलर मिनरल जो है वो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, कहीं पर वो कम होता है, तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। तो इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी सही है, ठीक है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज मिनरल्स आर कंसंट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन. So guys, this statement is very simple and it is correct also. So it means all the three statements are correct and it means your answer should be D. D is the correct answer, all of the above. ये आंसर है D. तो गाइज, अब हम मिनरल को अच्छे से डिस्कस कर लें एक बार कि मिनरल होता क्या है। इट इज ए सॉलिड केमिकल कंपाउंड दैट अकर्स इन प्योर फॉर्म। तो गाइज, ये क्या है, ये सब्सटेंसेस हैं जो नेचुरली अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं और मोस्टली ये सॉलिड होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं और इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ओके, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है और इसकी स्टडी को हम क्या फिर कहते हैं, मिनरलॉजी कहते हैं। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि ये जो मिनरल है, मिनरल हो सकता है किसी सिंगल एलिमेंट का भी बना हो सकता है और वो मल्टीपल यानी कि कंपाउंड का भी बना हो सकता है जिसमें मोर देन वन एलिमेंट होते हैं। तो आपको एलिमेंट पता होगा कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है तो उसमें वो मोर देन 100 जो एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट का मीनिंग होता है जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम होता है, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। अगर सेम एलिमेंट से वो सब्सटेंस बना है तो वो भी मिनरल हो सकता है। अगर वो मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट से बना है तो भी वो मिनरल हो सकता है। अगर वो सिंगल एलिमेंट से बना है गाइस, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं नेटिव एलिमेंट्स, सॉरी नेटिव मिनरल्स कहते हैं। जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी है, कॉपर है। अगर वो मोर देन वन एलिमेंट से बना है तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो कंपाउंड से बना हुआ है। तो गाइस, उसमें जैसे क्वार्ट्ज हमारे पास आ जाता है जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो ये उसकी कॉम्पोजिशन हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि जो मिनरल है वो हो सकता है सिंगल एलिमेंट से भी बना हो सकता है और मोर देन वन एलिमेंट से भी बना हो सकता है। तो इसके फर्दर टाइप्स भी होते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपली इसको अगर हम सिंपल समझें तो ये क्या होता है, होमोजीनियस एलिमेंट होता है दैट आर इनऑर्गेनिक इन नेचर विद स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोजिशन। तो उसका कोई पर्टिकुलर कोई केमिकल कॉम्पोजिशन होगा। जैसे अगर हम सॉल्ट की बात करें तो गाइज, ये भी एक मिनरल है। अब उसमें क्या होता है, सोडियम एंड क्लोराइड होता है। ओके, तो जो सोडियम एंड क्लोराइड से मिलकर, वो सोडियम क्लोराइड उसका वैसे नेम है तो वो कॉमन साल्ट है, लेकिन वो फर्दर किसी और यानी कि जो नेचर में वो एग्जिस्ट करता है उसकी कोई पर्टिकुलर फॉर्म होती है जिसको हम हैलाइड कहते हैं, ठीक है, जिसको रॉक साल्ट भी कहते हैं। तो उससे फिर वो कॉमन साल्ट जो है यानी कि वो मिनरल जो है वो पाया जाता है, ठीक है। तो न्यूमरस मिनरल्स वेयर एज रॉक्स आर मेड अप ऑफ न्यूमरस मिनरल्स। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट मैं आपको साथ में बताता जाऊंगा। तो अब एक टर्म ये जो और है, इसको और कहते हैं हम। तो ore is a natural rock or sediment that contains desirable minerals, typically metals, that can be extracted from it. तो गाइस, होता क्या है कि अब देखिए, ये जो मिनरल की हम बात कर रहे हैं, तो मिनरल ऐसे तो है नहीं कि सीधा हमें किसी फॉर्म में मिनरल मिल जाएगा। किसी न किसी फॉर्म में वो
एग्जिस्ट कर रहा होगा अर्थ के सरफेस के ऊपर, किसी चीज़ में वो मिक्स हुआ होगा, तो हम जब उसको लेके आते हैं, पहले उसको रिफाइन करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, तो उस ओर में से यानी उस मिक्सचर में से फिर हम पर्टिकुलर मेटल को निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आयरन ओर। तो गाइज ये जो आयरन ओर होता है, ये इसका नाम होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट भी हो सकता है। ठीक है, आयरन के मल्टीपल ओर्स हैं, तो इसमें से हम आयरन को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो गाइज ये है आयरन ओर। तो अगर आप इस पिक को देखोगे तो ये आपको याद भी रहेगा और ये आपको समझने में भी आसानी होगी कि दिस इज हेमेटाइट, तो इससे निकलेगा आयरन ओर। एंड दिस इज क्रोमाइट ओर। अब क्रोमाइट में से क्या निकलेगा, इसमें से क्रोमियम निकलेगा। तो ये जब हम अर्थ में हमें इस फॉर्म में मिलता है, हम इसको प्रोसेस करके इसमें से क्रोमियम निकालते हैं। इसी तरह इसमें से हम क्या निकालेंगे, आयरन। ओके, तो ओर इज द ओरिजिनल फॉर्म कि वो अर्थ में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर आपका पेज नंबर 22 है, ये आपका ना क्लास 8 की जो ज्योग्राफी है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इन दैट बुक दिस इज चैप्टर नंबर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज एंड पेज नंबर 22 एंड हियर इज योर डेफिनेशन। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन करा गया है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज ए डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल डायग्राम दी गई है। और गाइज मैं यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो मिनरल है एक सब्सटेंस है, तो ये नेचर में एग्जिस्ट करता है और ये एलिमेंट से बना हो सकता है या मल्टीपल एलिमेंट से बना हो सकता है। तो गाइज इसी तरह इसकी क्लासिफिकेशन करी गई है। जैसे सिलिकेट्स होते हैं, अब सिलिकेट्स जो है वो भी एक तरह का मिनरल है। ठीक है, सिलिकेट्स के अलावा ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करा गया है फर्दर। तो इसी तरह यहाँ पर ये देखिए, मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट अंडर वेरिंग कंडीशंस। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसमें पॉइंट है। तो फर्दर जब आप इसकी पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने क्या समझना है कि मिनरल क्या चीज़ होती है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फर्दर आपको ये क्लियर होता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। The first statement is minerals are formed in different types of geological environments under varying conditions. Second statement is they are created by natural processes without any human interference. Select the answer using the given codes. तो गाइज अब यहाँ पर पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशंस। तो गाइज दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज मिनरल्स जो है उनकी जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सेम कंडीशंस में नहीं होती। हर मिनरल जो है वो डिफरेंट उसकी कॉम्पोजिशन होती है। उसका रीज़न ही ये है डिफरेंट कॉम्पोजिशन का कि उसकी जो जियोलॉजिकल कंडीशंस रही होंगी जब वो बना होगा वो भी डिफरेंट होंगी, इसलिए उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो भी डिफरेंट होती है। इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, एंड सेकंड स्टेटमेंट दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट बिकॉज ह्यूमन इंटरफेरेंस तो बिल्कुल नहीं हुई है, और जब से ये चीज़ें बन रही हैं तब तो ह्यूमन की रेजिस्टेंस भी नहीं थी, तो यहाँ पर बिल्कुल वॉल्केनोज वगैरह होते थे। ठीक है, तो इट मीन्स इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो हियर आंसर शुड बी डी, इधर 1 नॉट 2, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है। तो दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों सही है, तो आंसर शुड बी डी। ओके, सो ये देखिए, मिनरल्स कैन फॉर्म ऑन द सरफेस थ्रू इवेपोरेशन ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग डिसॉल्व्ड मिनरल्स। तो गाइज अगर हम जैसे अभी मैंने आपको कहा कि जो सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, तो वो भी एक मिनरल है। वो कैसे बना होगा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर हम उसकी एग्जांपल लें, थ्रू इवेपोरेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो बहुत मिलियंस ईयर्स बैक अगर हम बात करें तो जो वाटर बॉडीज थी, तो उसमें से जो वाटर था वो इवेपोरेट हो गया और पीछे क्या बचा, वो सोल्यूशन बचा, जिसमें से जो पार्टिकल बचे आपस में वो कंबाइन कर गए, तो लास्ट में क्या बन गया, मिनरल्स में कन्वर्ट हो गए वो। And minerals can form beneath the surface when dissolved elements and compounds leave a hot water solution or when materials melted in magma, lava, then cools and harden. तो जो मैग्मा होता है वॉल्केनो में, उससे भी रॉक्स बनती हैं। एक्चुअल में क्या है कि देखो, रॉक्स और मिनरल्स में बहुत कम डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि जो रॉक्स हैं वो मिनरल से क्यों इतनी रिलेट करी जाती हैं, क्योंकि रॉक्स में एक्चुअल में मिनरल्स होते हैं, और नॉट ओनली ए सिंगल मिनरल, उसमें मल्टीपल मिनरल्स हो सकते हैं, तो हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि जब हमने पहले ओर की बात करी है, तो वो एक्चुअल में क्या है, वो रॉक्स की फॉर्म में है ओर।
तो हम उसको वहाँ से लेकर आते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसमें से जो सारे मेटेलिक कंपोनेंट है उसको अलग अलग करते हैं, ठीक है, तभी हमें मेटल मिल यहाँ पर एक प्रोसेस है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मिनरल है क्या, ये रॉक्स कैसे बनी। अर्थ के नीचे ये देखिए यहाँ पर मैग्मा है, तो मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होगा कि अंटिल इट इज अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ इट इज नोन एज मैग्मा, व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ देन इट इज कॉल्ड एज लावा। ओके, सो मैग्मा एंड लावा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैग्मा जो था वो फ्लो करा, बाहर आ गया अर्थ से, उसकी कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन हुई। अच्छा, ये कूलिंग जो है अर्थ सरफेस के नीचे भी हो सकती है और अर्थ के सरफेस के ऊपर भी हो सकती है। कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन हुई तो क्या बन गया, इग्नियस रॉक। तो गाइस ओके, यहाँ पर बन गया इग्नियस रॉक्स। जब उस इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग हुई, वेदरिंग का मीनिंग क्या होता है कि जब ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस होता है, जब ब्रेकेज होती है किसकी, उसके कंपोनेंट्स की, उसके रॉक्स हैं वहाँ पर मिनरल्स हैं, तो इग्नियस रॉक में से क्या हुआ, उसके कंपोनेंट जो ब्रेक हो गए। तो अब वो जो कंपोनेंट्स हैं किस फॉर्म में है, सेडिमेंट्स की फॉर्म में है, छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में है, सैंड की फॉर्म में है। तो वो इरोजन जो हुई उसकी ट्रांसपोर्टेशन हुई, वो सेडिमेंट जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हुए, कैसे, वाटर से हो सकते हैं, विंड से हो सकते हैं, उसी को तो हम वेदरिंग कहते हैं। और जब वो ट्रांसपोर्ट हुए, वहाँ से ट्रांसफर होके वो किसी वाटर बॉडी में चले गए, वहाँ पे ना वो सेटल हो गए। सो हेयर कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन टुक प्लेस एंड दे फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। अब यहाँ पर देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए, तो कैसे हुआ, मैग्मा से बना इग्नियस रॉक्स, उसकी वेदरिंग हुई, तो ये सैंड, ये मड, ये पार्टिकल जो आए किसी वाटर बॉडी में, तो यहाँ पर क्या हुआ, सीमेंटेशन, देन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इन सेडिमेंट्री रॉक्स की या तो हीट एंड प्रेशर के साथ चेंज होके मेटामॉर्फिक रॉक बनेंगे, ओके, या फिर ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं इसकी भी इरोजन हो सकती है और उससे भी सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकते हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों रॉक्स हैं इनकी सबडक्शन होगी। सबडक्शन का मीनिंग क्या है कि जो अर्थ क्रस्ट है वो नीचे जा सकती है, जिससे कि वो दोबारा मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी नीचे जाके। जब उसकी सबडक्शन होगी, जब वो नीचे चला गया तो वहाँ पर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो दोबारा मेल्ट होके मैग्मा बन जाएगी। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है तो ये भी धीरे धीरे सबडक्शन हो जाएगी, नीचे चली जाएगी, तो इसका भी क्या बन जाएगा, मैग्मा। तो ये प्रोसेस दोबारा रिपीट होगी। तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैग्मा से इग्नियस रॉक्स, वेदरिंग हुई, फिर सेडिमेंट्स जो हैं फिर दोबारा यहाँ पर ये आगे किसी वाटर बॉडी में, यहाँ पर ये सेटल होके बिल्कुल सॉलिड बन गए, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई। अगर इसमें हीट एंड प्रेशर की चेंज हुई तो मेटामॉर्फिक रॉक्स, और या फिर इन दोनों की सबडक्शन हुई, इसकी भी और मेटामॉर्फिक रॉक्स की भी, और दोबारा ये मैग्मा में कन्वर्ट हो गए। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, इसी से ही मिनरल फॉर्मेशन होती है। ओके गाइस, तो ये देखिए अब ये जो मैंने आपको सबडक्शन वर्ड बताया है कि वो सबडक्शन हो गई है, तो इसमें आई थिंक मुझे ये भी क्लियर करना होगा कि सबडक्शन क्या है। तो आपको मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक आपने टॉपिक पढ़ा होगा प्लेट टेक्टोनिक्स, तो उसमें क्या है कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, ये जो ग्रे कलर की यहाँ पर दिखाई गई है अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट से अगर हम साथ में मेंटल का जो अपर पार्ट जो है लेयर है, रॉकी लेयर, उसको भी कंसीडर करें तो इनको दोनों को मिलाकर उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। सो हेयर इज लिथोस्फीयर। तो गाइज we all know that our earth crust is divided into large plates, okay, and these plates move in different directions. तो guys ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो प्लेट है ये डिफरेंट प्लेट है, दिस प्लेट इज सेपरेट वन एंड दिस प्लेट इज सेपरेट वन। अब क्योंकि इनकी कॉन्टिन्यूस स्लो मूवमेंट हो रही है एंड दिस प्लेट इज गोइंग डाउन, ओके, तो यहाँ पर ये सबडक्शन कहेंगे इसको। तो दिस प्लेट इज सबडक्टिंग अंडर दिस प्लेट, तो ये अल्टीमेटली कहाँ पे जा रही है, ये देखिए ये नीचे जा रही है मेंटल में। तो यहाँ पर टेम्परेचर इज वेरी मच हाई एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्मा, तो इसको हम कहते हैं सबडक्शन। अब यहाँ पर सपोज कोई रॉक्स होंगी या यहाँ पर कोई रॉक्स होंगी, तो वो अल्टीमेटली कहाँ जाएंगी, वो नीचे जाएंगी अगर उसकी सबडक्शन होगी, ओके। तो ये यहाँ पर जो रॉक्स होंगी तो ये देखिए ये नीचे जाएंगी, तो इसकी भी सबडक्शन हो जाएगी। तो यानी कि आपको ये भी क्लियर कर दूं कि ये जो, अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता, ये जो अर्थ क्रस्ट होती है, देखिए अब यहाँ पर लैंड मास है, वहाँ पर भी अर्थ क्रस्ट होगी एंड इट इज आल्सो अवेलेबल अंडर द ओशन बॉटम। तो ओशन जो है वो भी किसी चीज के ऊपर टिका हुआ है, तो वो क्या है, वो अर्थ क्रस्ट है। तो ये देखिए ओशन के नीचे भी अर्थ क्रस्ट होती है और इधर लैंड मास के नीचे भी, तो इसकी सबडक्शन होगी
तो वो मेल्ट कर जाएंगी नीचे जाके। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। पेज नंबर 22 पे, ठीक है, इसके सेकंड पैराग्राफ में ये क्लियरली मेंशन है, मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो गाइज यहाँ पर पेज नंबर 22 पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन है और आप इसको पीडीएफ में देख सकते हो, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, करते हैं ये नेक्स्ट नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A rock is an aggregate of one or more minerals but without definite composition of constituent of mineral. Okay guys, and second statement is rocks from which minerals are mined are known as ores. So which of the above statement is are correct? तो guys ये जो क्वेश्चन है काफी सिंपल है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और आपको आंसर भी आपने गेस लगा लिया होगा। Because a rock is an aggregate of one or more minerals but without definite composition of constituent of mineral. तो guys this statement is absolutely correct। आपको पता है कि कोई भी रॉक है तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स जो है वो हो सकते हैं डिफरेंट कॉम्पोजिशन में। ओके, तो सेकंड इज रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज रॉक्स। तो जब हम वो एक्सट्रैक्शन करते हैं, निकालते हैं अर्थ में से, ठीक है, उसको ओर कहते हैं, फिर उसमें से हम मेटल निकालते हैं, तो बाकी के मिनरल्स निकालते हैं, तो इट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो हियर योर आंसर शुड बी सी, बोथ 1 and 2, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है। सो योर आंसर शुड बी, आंसर आपका सी है। तो अब इसी बेसिस पे अगर हम इसको देखें, ये देखिए क्या है, दिस इज ओर। ओके, तो हम अल्यूमिनियम, ये देखिए ओर का नाम है बॉक्साइट, ये आपने बहुत कॉमन नेम है, ये आपने बार बार सुना होगा, साइंस में बहुत बार सुना होगा, ज्योग्राफी में सुना होगा। अब बॉक्साइट से बनता है अल्यूमिनियम, तो आप देखिए कि देयर इज लार्ज नंबर ऑफ substances or other products which are made from aluminium, okay, but this is not the form in which we are using this। अब aluminium इस फॉर्म में तो नहीं होता। आपने देखा होगा कि घरों में, हाउस होल्ड में कितनी चीजें हैं जो aluminium से बनती हैं, लेकिन वो इससे तो नहीं बनती, तो ये बॉक्साइट होता है, तो इसकी प्रोसेसिंग होती है, रिफाइनिंग होती है, इसमें से हम aluminium निकालते हैं। एंड दिस इज अ हेमेटाइट ओर। हेमेटाइट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इट इज द ओर ऑफ आयरन, तो इसमें से हम आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अर्थ में। तो पिक्चर से आपको ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बॉक्साइट इज द ओर, अल्यूमिनियम इज द फाइनल प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हेमेटाइट ओर में से निकलेगा आयरन। क्लियर। तो चलिए ये देखिए हेमेटाइट ओर माइनिंग हो रही है यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर माउंटेन है, तो ये देखिए कितनी ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने रॉक्स निकाली, ये सारा मटीरियल हम कैरी करेंगे प्रोसेसिंग प्लांट में, तो वहाँ पर ओर में से निकालेंगे हम आयरन। ये देखिए ऐसे होती है एक्सट्रैक्शन, जिसको हम माइनिंग कहते हैं, ठीक है। तो जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू चले जाओ आप, ओडिशा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, या फिर आपका झारखंड एरिया, तो वो सारा का जो माइनिंग एरिया है, वो माइनिंग रीजन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ओर अवेलेबल है, ठीक है। मिनरल्स जो है इंडिया में वो इन्हीं स्टेट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये देखिए, तो ये है आपका पेज नंबर 23, इस पर क्लियरली मेंशन है, ए रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स बट विदाउट डेफिनेट कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल्स। तो रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। ओके गाइस, तो ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ characteristic luster or shine. And second statement is chromite is a non-ferrous metallic mineral which does not contain iron. So which of the above statement is are correct? So guys you can guess the answer, क्या हो सकता है इसमें। चलिए डिस्कस करते हैं दोनों स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन। तो गाइज दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये तो आपको पता भी होगा कि मेटल जो होता है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है, एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन, उसमें थोड़ा सा शाइनिंग उसका सरफेस होता है। और क्रोमाइट की अगर हम बात करें तो क्रोमाइट इज अ नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल विच डज नॉट कंटेन आयरन। तो गाइज ये जो फैक्चुअल पॉइंट है, तो अगर आपको इस आपने ये पढ़ा होगा पहले तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। तो दिस स्टेटमेंट, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, दिस इज इनकरेक्ट। ओके, दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज ये नॉन फेरस नहीं। अब ये तो पॉइंट ठीक है कि मेटेलिक मिनरल है, बट दिस इज नॉट अ नॉन फेरस, इट इज फेरस मेटेलिक मिनरल बिकॉज उसमें आयरन कंटेंट होता है। यहाँ पर नॉट लिखा हुआ तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो हियर ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट मीन्स योर आंसर शुड बी
ए। तो जो आंसर है वो ये देखिए, आंसर इज ए। तो दिस इज क्रोमियम। अब क्रोमाइट और जो है, क्रोमाइट में से क्या निकलेगा? क्रोमियम। दिस इज अ क्रोमियम। ओके, तो अगर आप पिक्चर देखोगे तो इससे क्या होगा कि आपको याद रखने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी, इजी हो जाएगा। ठीक है, क्रोमाइट और से निकला क्रोमियम। तो हाउस होल्ड्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। आपके घर में जो बाथ फिटिंग्स होती हैं वो उसमें भी क्रोमियम होता है, आपकी जो टूल्स भी क्रोमियम होता है। ये देखिए, तो क्रोमाइट और निकालते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट में देखिए क्या कुछ बनता है। ये देखिए यहाँ पर माइनिंग हो रही है क्रोमाइट की, इस तरह से माइनिंग होती है। तो क्रोमाइट की प्रोसेसिंग करी, उसमें से क्रोमियम निकाला। तो ये देखिए कार्बलिंग, कार के कंपोनेंट्स में चीप स्टेनलेस स्टील बनता है, क्रोम प्लेटिंग होती है, स्पार्क प्लग्स, टूल्स। ओके, तो जैसे हम कहते हैं क्रोम अलॉयस होते हैं, उसमें भी ये यूज होता है क्योंकि इसकी शाइनिंग सरफेस होता है इसका। ठीक है, इसलिए ओके। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा क्रोमाइट और से क्या बनता है? क्रोमियम, जो हमने अभी पहले देखा। तो ये इसके क्या होंगे? यूज होंगे क्रोमियम। तो ये देखिए आपका पेज नंबर 23 जो है, यहाँ पर बहुत सारी फैक्चुअल नॉलेज है। तो ये आपने सभी नेम जो है वो याद करने की, फेरस मिनरल कौन से होते हैं, नॉन फेरस, नॉन मेटेलिक, और क्या कैसे इसको क्लासीफाई करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। तो गाइज यहाँ पर पूछा गया है कि इनकरेक्ट जो है वो स्टेटमेंट कौन सी है। अब देखिए फर्स्ट जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहते हैं? मैंगनीज इज ए फेरस मेटेलिक मिनरल विच कंटेन्स आयरन। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट इज लेड इज ए नॉन मेटेलिक मिनरल विच डज नॉट कंटेन मेटल्स। थर्ड इज माइका is a non-ferrous metallic mineral which does not contain iron. तो ये तीन स्टेटमेंट्स हैं। Select the answer using given codes. A is 1 only, B is 1 and 3 only, C is 2 and 3 only and D is all of the above. तो गाइज यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर ये मिसस्पेल हुआ है, ये इनकरेक्ट नहीं, यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए क्योंकि करेक्ट पूछा जाना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो मैंगनीज इज अ फेरस मेटेलिक मिनरल विच कंटेन्स आयरन। तो मैंगनीज जो है ये फेरस मेटेलिक मिनरल है। एक्चुअल में क्या होता है गाइज, ये जो मिनरल्स हैं अगर इसको हम क्लासीफाई करें, अगर हम मेटल को क्लासीफाई करें, तो मेटल्स में क्या होता है कि या तो वो मेटेलिक मिनरल होगा या फिर वो नॉन मेटेलिक होगा। और ये जो मेटेलिक मिनरल होते हैं वो भी फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, वन इज फेरस एंड अदर वन इज नॉन फेरस। तो मैंगनीज हो गया, क्रोमाइट हो गया, आयरन हो गया, ये सारे क्या हैं? ये फेरस मेटेलिक मिनरल हैं। तो मैंगनीज भी उसी में आता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो मिनरल्स हैं अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो वो या तो मेटेलिक होंगे या नॉन मेटेलिक। और जो मेटेलिक हैं वो टू टाइप्स के हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस हैं जिसमें आयरन कॉम्पोनेंट होता है, और जो नॉन फेरस है उसमें आयरन कॉम्पोनेंट नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बिकॉज मैंगनीज में आयरन कंपोनेंट जो है वो होता है। सेकंड इज लेड इज ए नॉन मेटेलिक मिनरल विच डज नॉट कंटेन मेटल, यानी कि उसमें कोई मेटल नहीं होता। तो गाइस दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बिकॉज जो लेड है वो मेटेलिक कंपोनेंट उसमें होता है। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा, क्योंकि ये नॉन फेरस तो है कि इसमें आयरन तो नहीं होता, लेकिन आएगा ये मेटेलिक कैटेगरी में, ये नॉन मेटेलिक में नहीं आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल, यहाँ पर नॉन मेटेलिक नहीं आएगा। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट इज माइका इज ए नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल विच डज नॉट कंटेन आयरन। तो गाइज ये जो स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज जो माइका है वो किस में आएगा? वो नॉन मेटेलिक। तो इसको जंबल कर दिया गया है, देखिए, ठीक है। तो माइका जो है वो क्या है? वो नॉन फेरस नहीं, नॉन मेटेलिक मिनरल होना चाहिए, ठीक है। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो गाइज यहाँ पर इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो एंड अकॉर्डिंग टू दिस, तो आंसर शुड बी ए, आंसर शुड बी ए, 1 ओनली। यहाँ पर देखिए आंसर इज ए, तो यानी कि अगर हम उसको करेक्ट कंसीडर करें तो आंसर शुड बी ए। तो मिनरल्स है ये मेटेलिक हो सकते हैं, नॉन मेटेलिक हो सकते हैं, फेरस या नॉन फेरस। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस, अब ये देखिए लेड है तो लेड ऐसा होता है। अब लेड आपको पता है ये बैटरीज में, पेंसिल्स में, बहुत जगह पे ये यूज होता है। तो ये इसकी फॉर्म होती है जिसमें ये ऑब्टेन होता है।
तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस जिसमें आयरन कंपोनेंट होता है और नॉन फेरस जिसमें आयरन कंपोनेंट नहीं होता। ये देखते हैं पेज नंबर 23, अब सेम पेज है तो यहाँ पर ये देखिए सारे पॉइंट्स जो हैं क्लियर हैं। तो मेटेलिक मिनरल जो है दे में भी फेरस और नॉन फेरस। तो फेरस मिनरल्स में आयरन और मैंगनीज, क्रोमाइट सभी आ गए। नॉन फेरस में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड इसमें कंसीडर होंगे। और नॉन मेटेलिक में जैसे लाइमस्टोन, माइका, जिप्सन, क्योंकि इसमें मेटेलिक जो करेक्टर है वो नहीं होते। ओके, हैं ये भी मिनरल्स लेकिन ये नॉन मेटेलिक। और ये ऊपर के जो हैं फेरस एंड नॉन फेरस, ये दोनों क्या है, ये मेटेलिक हैं। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। जब आप पीडीएफ में इसको पढ़ोगे तो आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय, ये नेक्स्ट ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज द प्रोसेस बाय विच मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। And second statement is the process by which minerals that lie near the surface are simply dug out is known as quarrying. So which of the above statement is are correct? तो guys अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं, चलिए let's discuss this one by one. तो first statement states that the process by which minerals that lie at shallow depths are taken out by removing the surface layer is known as open cast mining. Guys, this statement is absolutely correct. तो मैं आपको बिल्कुल डिस्क्राइब करूंगा कि ये क्या है, हम डिटेल में बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड है द प्रोसेस बाय विच मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट इज नोन एज क्वेरिंग। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस योर आंसर शुड बी सी, बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, योर आंसर शुड बी सी, बोथ 1 and 2। तो ये देखिए योर आंसर इज सी। तो अब हम इसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं तो वो हम सारे डिस्कस करेंगे। तो अब माइनिंग में क्या होता है कि पहले तो हम बेसिक बात करें कि इसमें डिफरेंस क्या है, क्वेरिंग क्या चीज़ है, माइनिंग। तो गाइस अगर हमने जो मिनरल एक्सट्रैक्ट करना है वो डेप्थ में से निकालना है, हम उसको कहेंगे माइनिंग। अगर वो सरफेस के पास पड़ा हुआ है तो तब हम उसको क्या कहते हैं, क्वेरिंग कहते हैं। तो अगर माइनिंग किसे हमने कहा, जो कि डेप्थ में से हमने एक्सट्रैक्ट करना है। तो माइनिंग की भी टाइप्स होती हैं। एक होता है ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होता है कि एक ओपन पिट होता है, वो हम अभी देखेंगे पिक्चर उसकी। तो ओपन बड़े बड़े जो होल होते हैं अर्थ में, सरफेस पे हम कर देते हैं, एक ओपनिंग होती है, ठीक है, उसको हम ओपन कास्ट माइनिंग कहेंगे। अगर हम नीचे जाके, ये देखिए ऊपर ये सरफेस है, हमने इसको डिग नहीं करा, हम नीचे जाके ये एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं लॉन्ग वॉल माइनिंग। ओके, लॉन्ग वॉल माइनिंग। तो ये माइनिंग की टाइप है लॉन्ग वॉल माइनिंग। तो ये कोल की एक्सट्रैक्शन में यूज होती है। तो गाइज अगर हम ये देखें तो ये लेटेस्ट बहुत ही मॉडिफाइड टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि ये देखिए कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। ऊपर का सरफेस जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पर वो ड्रेजर होता है जो यहाँ से एक्सट्रैक्शन करेगा। जब इसको मशीन यहाँ से कट करती है तो ये सारे का सारा कोल जो है, ये देखिए यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट है, ये कन्वेयर बेल्ट के ऊपर गिरता रहेगा और फर्दर ये उसको अंदर की तरफ, जो कन्वेयर बेल्ट जाएगी उसको अंदर की तरफ ये मूव कर देगा। जैसे जैसे ये आगे मूव करता जाएगा, अब उसके बाद ये आगे मूव करता जाएगा इस डायरेक्शन में, ये इधर को जाएगा। और जब ये मूव करेगा तो यहाँ से ये जो कोल है ये वाला, ये धीरे धीरे इस तरीके से नीचे आता जाएगा। और यहाँ से ये जो यहाँ पर फ्लैप्स लगे हुए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हाइड्रोलिक्स हैं, तो ये उसको अंदर की तरफ आएंगे और ये ऊपर से कोल भी, इधर भी कन्वेयर बेल्ट है, यहाँ पर गिर जाएगा। तो यानी कि जैसे जैसे ये यहाँ से कट करेगा ये आगे की तरफ मूव करेगा और यहाँ से पीछे ये जो कोल है ये यहाँ पर गिर के ये भी हम कलेक्ट करते रहेंगे। और जैसे जैसे आगे जाएंगे ये यहाँ पर ऊपर की जो रॉक्स हैं ये भी गिरती जाएंगी और पीछे का एरिया जो है वो ब्लॉक होता जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग वॉल माइनिंग। यानी कि जो नीचे जाके हम जो एक्सट्रैक्शन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग वॉल माइनिंग। तो आई होप आपको ये पिक्चर देख के ये आपको समझ आ गया होगा। ये डायग्राम में ये देखिए ऊपर प्रोसेस समझाई हुई है, कटिंग सीक्वेंस क्या है, इस साइड को ये एक्सट्रैक्शन होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका प्रोसेस होता है। ये सारा कोल है, इसको हम लॉन्ग वॉल माइनिंग कहते हैं, ये सारा कोल है। ठीक है, ये मशीन जो हमने अभी देखी है, जो हम टेक्निक देखी है, वो यहाँ से ड्रैगिंग करती जाएगी आगे और साइड पे ये कन्वेयर बेल्ट जो है ये लेके सामान बाहर जाते जाएंगे। ठीक है, तो पीछे के रॉक्स ये जो है गॉब एरिया, ये क्या है,
कि जो रूफ का मटेरियल है वो नीचे गिरता जाएगा और ये बिल्कुल ब्लॉक होता जाएगा। अच्छा, ये जो हमने पहले बात करी है ओपन कास्ट माइनिंग, वो ये है कि बिल्कुल ओपन कर दिया। हम नीचे सरफेस के नीचे टनल बना के नहीं जा रहे, बिल्कुल ओपनली हम उसको माइनिंग कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। ये क्या होगी, ये लॉन्ग वॉल माइनिंग है। ठीक है, देखो गाइस, चलिए अब ये देखिए, जो तो लैंड सरफेस के ऊपर होगी हम उसको कहेंगे ऑन शोर माइनिंग, और जो वाटर में माइनिंग होगी, वाटर में जो माइनिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे, ऑफ शोर माइनिंग, यानी कि शोर से दूर। अब ये देखिए यहाँ पर ऐसे भी माइनिंग होती है। आपको पता है कि जो ओशन का बॉटम है वहाँ पे उसी तरह सरफेस है जैसे लैंड के ऊपर है। ये देखिए वैलीज, ये स्मॉल माउंटेन्स हैं, वैलीज बनी हुई हैं। तो यहाँ पर भी जाके हम ये देखिए यहाँ पर एक्सट्रैक्शन करते हैं माइनिंग से। ये मटेरियल जो है, ये मड जो है, सैंड, यहाँ पर जितना भी मटेरियल है, तो ये मिनरल भी हम निकाल सकते हैं। इसको हम कहते हैं ऑफशोर माइनिंग। ये ओके। अब ये क्या है, शैफ्ट माइनिंग। तो गाइज ये जो हमने पहले टाइप्स पढ़ी है वो कहाँ पर यूज होती है, जहाँ पर बहुत ओपन एरिया है, हिली रीजन में जाके आप जितनी मर्जी माइनिंग कर सकते हो। लेकिन सपोज अगर आपको सिटी में माइनिंग करनी है, अब आसपास ये देखिए पार्क्स हैं, इधर कोई इंडस्ट्रियल रीजन है, यहाँ पर अगर आपने माइनिंग करनी है तो ओपन कास्ट माइनिंग तो बहुत डिफिकल्ट है, तो हम यहाँ पर शाफ्ट माइनिंग करते हैं। तो गाइज ये जो बिल्कुल नैरो टनल बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट नीचे की तरफ बनाई जाती है, तो इसमें हम ऊपर मशीनरी जो टेक्निक है वो यहाँ पर हम मटेरियल निकालते हैं। इसमें से मशीन जो हैं वो मटेरियल निकालेंगी, तो इसमें हम डीप होल बनाते जाएंगे नीचे की तरफ, तो उसमें से एक्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, शैफ्ट माइनिंग। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि क्राउडेड प्लेस पे यूज होती है माइनिंग के लिए इन सिटीज। देखते हैं, दिस इज क्वेरिंग। अब क्वेरिंग में मैंने क्या डिफरेंस बताया था कि माइनिंग में बहुत डीप हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, लेकिन ये देखिए अब ये सरफेस एरिया है, तो यहीं पर ये मटेरियल पड़ा हुआ है, तो यहीं पर हम इसको कैरी कर रहे हैं, यहाँ ट्रक्स में भर के ले जा रहे हैं, तो इसको क्वेरिंग कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ये ग्रेनाइट वगैरह ये जो पत्थर हैं, तो ये भी हमें क्वेरिंग में मिल जाते हैं। सैंड, ग्रेवल, ये सारा कुछ हम क्वेरिंग से एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी कि जब हमें मटेरियल सरफेस से ही अवेलेबल हो जाता है। तो आई होप की पिक्चर देख के ये बिल्कुल चलिए ये देखिए ऑफशोर ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग में क्या होता है कि जब हम बिल्कुल नीचे ड्रिल करते हैं काफ़ी ज़्यादा डीप होल ताकि हमें मटेरियल निकालना होता है, तो ऑफशोर का मीनिंग क्या है, सी में। अगर वो लैंड सरफेस पे होगा हम उसको ऑन शोर कहेंगे। ऑफशोर का मीनिंग है ड्रिलिंग, यानी कि ये देखिए, तो हमें एक्चुअल में तो ये पॉइंट यही होता है जहाँ जिसके नीचे वो ड्रिलिंग होती है, लेकिन ये जो इतना बड़ा बेस बनाना पड़ता है वो इसलिए ताकि स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो सके प्लेटफॉर्म को इतने बड़े ओशन में, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑफशोर ड्रिलिंग। ऑन शोर ड्रिलिंग, ये देखिए अगर लैंड सरफेस पे करना होगा तो ऐसे ड्रिलिंग होती है। तो दिस इज द टेक्निक, हियर ड्रिलिंग इज बीइंग कैरिड आउट। तो यहाँ पर ड्रिलिंग हो रही है, तो हम इसमें से भी मटेरियल निकालेंगे। अगर सपोज वही ऑयल हमने ज़मीन से निकालना हो तो ऐसे ड्रिलिंग होगी। चलिए, तो आई होप कि आपको ये सारा जो टर्म्स हैं वो आपको समझ आ गई होगी पिक्स में से, इमेजेस में से। तो ये है पेज नंबर 23, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। ओके, प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। ओके, तो शैलो डेप्थ्स हैं, ओपन कास्ट माइनिंग कहेंगे उसको, जो सरफेस से लेयर से हम रिमूव करते हैं। क्वेरिंग का मीनिंग क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे, लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। तो चलिए, आई होप कि आपको ये बिल्कुल यहाँ से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हैं पेज, चलिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट इज मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक formations that form large plateaus. Second is iron ore in North Sweden, copper and nickel deposits in Ontario are examples of minerals found in igneous and metamorphic rocks. तो guys, अगर हम दोनों स्टेटमेंट को डिस्कस करें तो फर्स्ट, जैसे हमने पहले रॉक फॉर्मेशन डिस्कस करी थी कि इग्नियस रॉक्स बनती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बनती हैं, तो मेटेलिक मिनरल जो हैं दे आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्मेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यूज। तो गाइज जहाँ पर इग्नियस रॉक्स होती हैं, क्योंकि मैग्मा की कूलिंग से वो बनती हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेटेलिक मिनरल जो हैं अवेलेबल होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, अगर हम सेकंड स्टेटमेंट देखें तो आयरन, तो ये फैक्चुअल पॉइंट है, अगर आपने इसको पढ़ा है तभी आप ये आपको पता चलेगा कि ये करेक्ट है या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, तो नॉर्थ स्वीडन में वहाँ पर एक प्लेस है किरोना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होती है आयरन ओर की। So copper and nickel deposit in Ontario are examples of minerals found in igneous and metamorphic rocks. So guys, both these
स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ये भी पॉइंट सही है कि मेटेलिक मिनरल जो है वो इग्नियस रॉक्स में से ज़्यादा पाए जाते हैं। तो स्वीडन में ये जो आयरन ओर है ये कहाँ पर है, जहाँ पर इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो हेयर आंसर शुड बी, ये देखिए तो आंसर इज सी। तो ये देखिए इसको कहते हैं आयरन ओर लाइन। तो ये स्वीडन है, ये देखिए, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये 3 कंट्रीज हैं। तो ये जो स्वीडन का नॉर्दर्न पार्ट है, तो इसको यहाँ पर बिल्कुल जूम करा गया है। तो ये आर्टिक सर्कल के ऊपर ये देखिए जो लाइन है किरोना प्लेस है, तो यहाँ पर आयरन की एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, आयरन और यहाँ से बहुत ज़्यादा निकलता है। ओके, देन इज यहाँ पर मेजरमेंट स्टेशन है नीचे, तो डिफरेंट प्लेसेस हैं। तो दिस लाइन इज नोन एज आयरन ओर लाइन, क्योंकि इसके ऊपर जितने भी प्लेसेस हैं ये, ठीक है, तो नार्विक हो गया, मेलनबर्ग जेट हो गया, तो ये सारे जो हैं यहाँ पर आयरन ओर की एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स वर करेक्ट। तो आई होप कि आपको ये इस मैप से ये देखिए आपका पेज नंबर 24 जो है, तो इस पे भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स जो है वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड जनरली इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके नीचे ये जगह का नाम यहाँ पर ये मेंशन है, आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल इन ओंटारियो कनाडा, ठीक है। तो बाकी की प्लेसेस भी हैं यहाँ पर मेंशन कि कहाँ पर कौन सी टाइप जो है वो अवेलेबल होती है। जो लास्ट क्वेश्चन, चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज sedimentary rock formations of plains and young fold mountains contain non-metallic minerals like limestone. And second statement is manganese deposits of Georgia are examples of minerals found in metamorphic rock formations. ठीक है, तो गाइस which of the above statement is are correct? तो अब ये देखिए यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स का पहले हमने बात करी है कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में कौन से पाए जाते हैं, मेटेलिक मिनरल। तो यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स की जब बात करेंगे तो उसमें कौन से होंगे, नॉन मेटेलिक मिनरल। अब नॉन मेटेलिक मिनरल कैसे, जैसे कि लाइमस्टोन। तो गाइस फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, मैंगनीज डिपॉजिट ऑफ जॉर्जिया आर एग्जांपल्स ऑफ मिनरल फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशंस। तो गाइज ये स्टेटमेंट आप देखिए क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन। तो मैंगनीज डिपॉजिट जो है जॉर्जिया के, वो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन में काफी ज्यादा प्रेवलेंट है, वहां पर पाए जाते हैं। तो गाइज अब यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हियर आंसर शुड बी ए, योर आंसर शुड बी ए वन ओनली। ओके गाइज, तो ये देखिए आंसर है ए। और ये जॉर्जिया के वो माइनिंग प्लेसेस जहाँ पर ये माइनिंग हो रही है। तो रिसेंटली जैसे न्यूज़ में ये भी बहुत ज़्यादा आ रहा था कि जॉर्जिया में माइनिंग के कारण काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल लॉस हो रहा है, पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जॉर्जिया जो है वो ज़्यादा स्टेबल कंट्री नहीं रही है। बिकॉज जो करंट रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया इट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1991 एंड आफ्टर दैट देयर वाज लॉट ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। ओके, एंड आफ्टर द 2000 ऑनवर्ड तो यहाँ वहाँ पर काफ़ी कुछ धीरे धीरे स्टेबिलिटी आनी शुरू हुई, तो उसी के बाद डेवलपमेंट शुरू हुई। तो माइनिंग जैसी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अब प्रेवलेंट हो। तो गाइज ये है आपका पेज नंबर 24 और ये देखिए आपका यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन करा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटालिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन। तो गाइज ये यहाँ पर बिल्कुल एग्जाम्पल जो हैं वो मेंशन करी गई हैं। तो गाइज जब आप PDF पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है कुछ समझ आया होगा अच्छे से। ओके, तो गाइज ये हमारा आज का जो सेकंड लास्ट टॉपिक था। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी ज्योग्राफी की, वो लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे। तो गाइज टिल देन थैंक यू।